नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अमर्त्य प्रकाश आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। पिछला वीडियो आप पाठकों को अच्छा लगा, इसलिए इसके और भागों को आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले भागों में आपने जाना कि आयु खंड की गणना कैसे की जा सकती है, कि वो पूर्ण आयु है, मध्य आयु है या दीर्घायु है। कितने प्रकार के योग हैं जो अरिष्ट पैदा करते हैं, जैसे बलारिष्ट योग के लगभग 39 प्रकारों की आपने चर्चा की, हम लोगों ने बात की है। अब हम बात करते हैं कि ये सारे प्रकार के योग किस प्रकार भंग हो जाते हैं। यानी आज का इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इन 8 योगों में से अगर एक भी योग आपको किसी कुंडली में मिलता है तो जो भी अनिष्ट बताए गए हैं, जितने प्रकार के अल्पायु योग बताए गए हैं, वो सारे भंग हो जाते हैं। ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। पाठकों ने कहा था कि उदाहरण के साथ समझाया जाए, इसलिए उदाहरण के साथ समझाया जा रहा है। यदि आप नहीं जानते हैं कि बलारिष्ट क्या होता है, पूर्णायु मध्यायु खंड क्या होता है, तो आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं कि कैसे इन योगों से सभी प्रकार के अरिष्ट भंग हो जाते हैं और आयु पे कोई किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं रह जाता है। यदि कृष्ण पक्ष, ये हैं कुल मिलाकर के 8 योग, इन्हें ध्यान से देखें। यदि कृष्ण पक्ष के दिन में जन्म हो और लग्न पर पाप प्रभाव हो, या शुक्ल पक्ष में रात्रि का जन्म हो और लग्न पर शुभ प्रभाव हो, तो सभी अनिष्टों का शमन हो जाता है। तुला लग्न एक अपवाद है कि 12वें में सूर्य हो तो 100 वर्ष की आयु होती है। यदि कुज और जीव यानी मंगल और बृहस्पति एक साथ हो कुंडली में, या मंगल को गुरु देखता हो, गुरु की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं होती है, तो ये बहुत ही शुभ होता है और जातक की माँ के लिए भी शुभ होता है। यदि चौथे और 10वें में पापक ग्रह हो तो पिता के लिए तो यद्यपि ये अशुभ है, किंतु ये ग्रह शुभग्रह से घिरे हों या शुभग्रह त्रिकोण में हो तो शुभ होता है। घिरे होने का तात्पर्य क्या है कि यदि चौथे घर में और 10वें घर में पापक ग्रह हो, तो चौथे में पापक ग्रह कब घिरा होगा? जब तीसरे और 5 में शुभ ग्रह हो। 10वें में कब घिरा हुआ होगा? जब एकादश में कोई शुभ ग्रह हो और नवम में कोई शुभ ग्रह हो। और कुंडली से त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह हो, यानी लग्न पंचम नवम में कोई शुभ ग्रह हो, तो ये अरिष्ट भंग हो जाता है। यदि पापी ग्रह शुभ ग्रह के बीच में हो और शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में हो, केंद्र और त्रिकोण का मतलब आप समझते हैं 1 5 9 4 7 और 10, तो किसी अरिष्ट का फल नहीं मिलता, अर्थात सब शुभ हो जाता है। इसी प्रकार बुध शुक्र और गुरु में से कोई भी एक केंद्र में हो, ये शुभ ग्रह हैं, इनमें से कोई भी यदि एक केंद्र में आ गया तो सभी अरिष्टों का शमन हो जाता है। लग्न में बलि गुरु हो, ऐसा कहा जाता है कि बलवान गुरु यदि लग्न में हो तो 1000 दोषों का शमन करता है कुंडली में। तो यदि बलवान हो गुरु और लग्न में हो तो बाकी चीज़ों का विचार बाद में करना चाहिए, अनिष्ट नहीं होगा ये निश्चित है। मजबूत लग्नेश केंद्र में स्थित हो, अलग अलग लग्न के स्वामी अलग अलग होते हैं, यदि वो बलवान हो करके वो शुभ हो या पापी हो, केंद्र में स्थित है तो भी अनिष्ट नहीं होता है। आइए अब हम एक कुंडली पर चर्चा करते हैं। पहले बहुत सारे नियम आप पढ़ चुके हैं और आज आपने अरिष्ट भंग भी पढ़ लिया। अब उन नियमों को लगाकर देखते हैं कि कैसा होगा। मैं फिर एक बार आप लोगों को याद देना चाहता हूँ कि चंद्रमा की 6 8 12 में स्थिति ठीक नहीं होती, क्षीण चंद्रमा पर पापी ग्रहों की दृष्टि ठीक नहीं होती, लग्न पर दोनों तरफ से अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो, यानी कि दूसरे और 12वें में पापक ग्रह हो, लग्नेश किसी पापी ग्रह के साथ हो, वक्री हो, नीच हो, अस्त हो, ठीक, केंद्र में कोई शुभ ग्रह ना हो, पापक ग्रह हो, त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह ना हो, पापक ग्रह हो। यही सारी दुविधाएं हमने पहले पढ़ी हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनका हम अपनी कुंडली पर व्यवहारिक रूप से कैसे प्रयोग कर सकते हैं और निर्णय लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये एक जातक की कुंडली है जिसका जन्म हर्षण योग में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन में 2 बजे हुआ था। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न में शनि है, शनि खडबल में सबसे मजबूत भी है, पापी ग्रह भी है। लग्नेश मंगल 9वें भाव में सूर्य के साथ है।
और चंद्रमा 8वें भाव में बुध शुक्र चंद्र के साथ बैठा हुआ है। यदि आप देखें तो लग्न पाप प्रभाव में है, क्योंकि लग्न में ही एक पापी ग्रह बैठा हुआ है जो मजबूत है। दूसरी बात अगर आप करें तो लग्नेश मंगल है जो नीच का होकर के एक क्रूर ग्रह के साथ 9वें भाव में बैठा हुआ है, वो भी ठीक नहीं। फिर हम देखते हैं कि केंद्र में कोई शुभ ग्रह भी नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं है, ना तो चंद्रमा पर, ना ही लग्नेश पर, ना ही लग्न पर। फिर हम देखते हैं चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का है, बहुत ही क्षीण है, यद्यपि ये बात है कि 2 शुभ ग्रहों के साथ है। तो ऐसे में कई प्रकार के नकारात्मक विचारों के साथ आपको ये सोचना चाहिए कि जातक का जन्म कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में हुआ, यानी कृष्ण पक्ष में हुआ है, चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और लग्न पर पाप प्रभाव है, सभी प्रकार के अरिष्टों का शमन हो गया, हमें और कोई चीज़ नहीं देखनी है, ये अरिष्ट भंग का योग बनता है। ये पाप प्रभाव पर शनि है, कृष्ण पक्ष में दिन में जन्म है और चंद्रमा भी 6, 8, 12वें भाव में बैठा हुआ है। और चंद्रमा पर भी बहुत ही क्षीण होने के बाद भी 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है। तो इस प्रकार से हमें निर्णय लेना चाहिए कि अरिष्ट भंग हो गया, ऐसे में अल्पायु का या बलारिष्ट का कोई विचार नहीं होगा। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हमें कई बार सोचना होता है, किसी भी निर्णय को कहने से पहले हमें कई बारों पर विचार करना पड़ता है, तभी हम एक सफल दैवज्ञ बन सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, लाइक और कमेंट करते रहें, कमेंट बॉक्स आपके सामने है। और जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दबाया है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उसके लिए एक बेल आइकॉन आपको दबाना होता है। जब आप वो कर लेते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। जिन्होंने ऐसा नहीं किया है वो कर लें। आज्ञा दीजिए, मैं फिर उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।